टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो आंध्र सातवाहन वंश है उसका जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक में हमने बात की है, जो सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं यानी कि सेमुक के बारे में अपनी स्टडी की है, कान्हा के बारे में और सातकर्णी प्रथम है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम बात करने वाले सातकर्णी द्वितीय की बात करेंगे। कहने का मतलब है आज हम सातवाहन वंश के टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय खराब न करते सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा, हम बात करें सातकर्णी द्वितीय की बात अगर करें तो सबसे पहले देखें तो सातकर्णी जो द्वितीय है इसके बारे में जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। देखिएगा, आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है उसके अंदर आपने जो कलिंग नरेश जो खारवेल है उसके बारे में आपने पढ़ा था। जो सातवाहन वंश के जो प्रथम शासक था, जो सबसे पराक्रमी शासक था प्रथम, यानी कि सातवाहन प्रथम को उसने हराया था, ठीक है। तो उसी का एक अभिलेख हाथी गुम्फा से भी हमें सातकर्णी जो द्वितीय है उसकी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही हम भेलसा का अभिलेख है, भेलसा के अभिलेख से भी हम सातकर्णी द्वितीय के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही दो बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, एक तो आपकी काव्य मीमांसा है और एक कामसूत्र है। यानी कि काव्य मीमांसा जो राजशेखर है उसके दरबार में रहता था, राजशेखर से भी हमें सातकर्णी द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इससे भी हमें जानकारी मिलती है सातकर्णी द्वितीय के बारे में। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, जो सातकर्णी द्वितीय था इस सातकर्णी द्वितीय के बारे में हमें जानकारी जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख से इस सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और एक आपका भेलसा का अभिलेख है। भेलसा वैसे मोस्टली भेलसा एक स्थान का नाम है, तो भेलसा स्थान के नाम से इसका भेलसा अभिलेख मिला है। तो उससे भी हमें सातकर्णी द्वितीय के बारे में चर्चा मिलती है। साथ ही दो किताबें हैं, बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, एक तो काव्य मीमांसा है और एक कामसूत्र। काव्य मीमांसा जो राजशेखर है, राजशेखर के द्वारा ये लिखी गई है और कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमें जो सातकर्णी द्वितीय है उसके हमें पता चलता है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने सातकर्णी द्वितीय के बारे में हमने बताया है, तो आपको इतना ही याद करना है। यानी कि आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, आपको फोकस डियर फ्रेंड्स आपको ये दो जो बुक है इन दो बुकों पर फोकस करना है, ठीक है। एक तो काव्य मीमांसा के बारे में और एक कामसूत्र के बारे में। तो इनके राइटर हैं उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, इतना याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शासक नहीं है। इसके पश्चात हम हाल के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो शासक है हाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, हाल जो शासक था मोस्टली देखिए तो सातवाहन वंश का ये 17वां शासक था। अब देखिएगा, इससे पहले वाले जो भी शासक हुए हैं यानी कि सातकर्णी द्वितीय से लेके आप हाल यानी जो 17वां शासक था, इन दोनों शासकों के मध्य ऐसा कोई शासक नहीं था जिसका हमें अभी जो उल्लेख हमें किताबों से मिलता। तो इनको ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किताबों में कहीं मिलता भी नहीं है, साथ ही एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो अपन सीधे ही हाल पे चलते हैं। तो ये हाल था ना, ये हाल सात वंश का 17वां शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां शासक था ये। और इस हाल का वर्णन देखिएगा, एक किताब है गाथा सप्तशती, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। यानी कि गाथा सप्त सप्तशती, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये सप्तशती जो बुक है, ये इस गाथा सप्तशती बुक से हमें हाल जो शासक था उसके बारे में चर्चा मिलती है। देखिए, ये जो गाथा सप्तशती जो बुक है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई, यानी कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और इसका जो राइटर था स्वयं हाल, यानी कि ये जो 17वां शासक था इस स्वयं शासक के द्वारा ये लिखी गई। तो आप इतना अनुमान लगा सकते हो कि हाल कितना ज्ञानी व्यक्ति था, कितना विद्वान था, जिसने एक किताब लिखी है गाथा सप्तशती
गाथा सप्तशती नामक किताब लिखी है। तो इसके बारे में ही हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही आपको पता है कि जो हाल के राज दरबार में दो बहुत ही प्रकांड विद्वान रहते थे। यानी कि एक तो जो कहने का मतलब एक संस्कृत का विद्वान था, और एक जो किताब, ये व्रत कथा कोश उसने लिखा था, यानी कि प्रेम प्रसंग के बारे में उसने ये किताब लिखी थी। तो वैसे तो अगर देखें तो आपको जो गाथा सप्तशती जो बुक है, ये प्राकृत भाषा में, और ये इसके बारे में प्रेम जो ग्रंथ है ये, यानी कि प्रेम जो गाथा के बारे में, यानी कि लव स्टोरी के बारे में ये बुक थी। ठीक है, इसके साथ ही देखिए इसके दरबार में दो कवि रहते, एक तो गुणाढ्य, शायद आपने नाम भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा गुणाढ्य, जिसने व्रत कथा कोश लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गुणाढ्य था, और साथ ही एक सार्ववर्मन, यानी कि सार्ववर्मन था। इस सार्ववर्मन में एक किताब ली, कातंत्र, क्या का तंत्र नामक एक किताब उसने लिखी थी। कातंत्र किसके द्वारा? सार्ववर्मन के द्वारा। और ये जो सार्ववर्मन था, ये सार्ववर्मन जो संस्कृत भाषा का विद्वान था, यानी कि ये संस्कृत का विद्वान था। ठीक है, तो ये संस्कृत का विद्वान था। कौन था? आपका सार्ववर्मन। ठीक है, तो इसके दरबार में दो कवि रहते थे हाल के दरबार में, एक तो कौन, एक तो गुणाढ्य और एक आपका सार्ववर्मन। क्योंकि जो कहने का मतलब ये हाल था, ये हाल भी एक विद्वान था, खुद ने भी स्वयं ने भी गाथा सप्तशती नामक किताब लिखी थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम कुछ वर्णन कर लेते हैं। देखिएगा, जो हाल था ना, इस हाल का एक सेनापति था, और सेनापति का नाम था विजयानंद। ठीक है, और ये विजयानंद को ये जो हाल है ना, श्रीलंका भेजा था व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए। व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। लेकिन श्रीलंका जाने के पश्चात ये क्या करता है कि जो वहां पर जाकर एक राजकुमारी थी, यानी कि लीलावती नामक एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी। इस सुंदर कन्या, यानी कि लीलावती इतनी सुंदर कन्या थी, तो ये क्या करता है कि जब ये वापस आता है, आंध्रा आता है, यानी कि अपने राजा के पास आता है, तो ये इस लीलावती की जो सुंदरता का बखान करता है। तो सुंदरता का बखान करने के पश्चात क्या होता है कि जो जो हाल था ना, ये हाल क्या करता है, श्रीलंका जाता है, और श्रीलंका जाने के बाद में क्या है, इस राजकुमारी लीलावती से वह शादी कर लेता। तो आपको शायद हमारे मेवाड़ के इतिहास में एक नाम सुना होगा, रानी पद्मिनी के बारे में। ठीक है, तो रतन सिंह जाता है कहाँ? श्रीलंका। तो वो कहानी और ये दोनों का एक जो कॉन्सेप्ट है, दोनों समान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो नाम क्या रखना है, यानी कि श्रीलंका की तो क्या, लीलावती या पद्मिनी, दोनों नाम ले रहा है। यहाँ के शासक यानी कि पद्मिनी से विवाह की राणा रतन सिंह ने किया था, और लीलावती से शादी किसने? सातवाहन वंश के शासक हाल ने किया था। दोनों का ही एक जो स्टोरी है ना, ये सिमिलर है, यानी कि समान है। तो इसको समान रूप से याद करना। ठीक है, तो वहां पर तो हीरामन जाति का तोता जाता है, और यहाँ पर इसे जो हाल का जो सेनापति विजयानंद जाता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको ऐसे याद रखना। तो लीलावती और पद्मिनी, तो ऐसे को रिलेटेड करके अगर याद रखोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये शादी कर लेता है किसे? लीलावती से। ओके, यहाँ तक समझ में आया डियर फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, आप ना, जो मेरा कहना है कि आप ना इसकी नोट्स बनाइएगा, और जो कहने का मतलब है, इसको, इस वीडियो को एक से एक या दो बार इसको रिवाइज करके सुनिएगा। आपको अगर आज आप रिवाइज करके सुनोगे ना, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही इसकी ऐसे किसी नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब ये तो बात हुई हाल के बारे में। तो हमने बात की है सातकर्णी द्वितीय के बारे में, हाल के बारे में। वैसे मोस्टली हमने किन किन शासकों के बारे में पढ़ लिया। पहला शासक था कौन? सिमुक। सिमुक के पश्चात हमने बात की है कान्हा या कृष्ण के बारे में। फिर हम सातकर्णी प्रथम के बारे में, फिर सातकर्णी द्वितीय के बारे में, और हम बात करें हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही पावरफुल राजा था। ठीक है, तो आपने शायद गौतमी पुत्र सातकर्णी एक मूवी आई है, तो उस मूवी को देखना डियर फ्रेंड्स, आपका जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पहले मेरे से इसको पढ़िएगा, और फिर बाद में उसकी बुक्स, जो अपनी मूवी है उसको आप पढ़िएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो आपको वो मूवी आ जाएगी, तो उस मूवी को आप डाउनलोड करके देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इसका जो टाइम पीरियड है ना, 106 AD से 130
एडी तक। कहने का मतलब हो गया कि 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, तो देखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी की क्या क्या उपाधि हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अगर देखें तो इस गौतमीपुत्र की पहली उपाधि है वेणकटक। ठीक है, इसकी उपाधि क्या है, वेणकटक। वेणकटक का मतलब ये हो गया कि इसने वेणकटक नामक शहर बसाया था, इसीलिए इसकी उपाधि का नाम है वेणकटक। ठीक है, फिर है राजा गज। ठीक है, दूसरी इसकी उपाधि क्या है, राजा गज। तीसरी है विंध्य नरेश। विंध्य नरेश का मतलब इसका जो साम्राज्य था विंध्य यानी कि विंध्यांचल पर्वतमाला जो नर्मदा नदी बहती है वहां तक इसका साम्राज्य था, इसलिए इसको विंध्य नरेश कहा गया है। ठीक है, साथ ही देखिएगा कितनी अच्छी उपाधि है। देखिएगा कितना प्यारा नाम है। देखिए त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। देखिए कितनी अच्छी उपाधि है, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। यानी कि इसका अर्थ होता है कि जिसकी सेनाएं तीनों समुद्रों तक फैली हुई है उसको क्या कहा गया है, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन कहा गया है। यानी कि उसकी सेना आप देख लीजिएगा, इतना पावरफुल शासक था जिसकी सेना है पश्चिम में तो अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तक इसकी सेनाएं, इसकी जो सेना फैली हुई, तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन कहा गया है। तो आप इतना देख लीजिएगा, यानी कि आप देखिएगा हिंद महासागर, इधर आपको पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर तक इसकी सेना फैली हुई। तो आप अनुमान लगा सकते हो तो ये कितना पावरफुल व्यक्ति था। इससे पहले वाले जितने भी राजा थे तो उनकी तो कहने का मतलब उनका जो साम्राज्य विस्तार था वो सीमित था। कहने का मतलब है आपका जो मालवा है, फिर बरार है, यहाँ से लेकर दक्षिण के अंदर आप आ जाइएगा जो कृष्णा नदी है वहां तक ही था। लेकिन ये शासक इतना पावरफुल था कि इसकी जो सेनाएं थी ना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक फैली हुई थी, तो इसीलिए इसको त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसकी पांचवी जो उपाधि है इसको क्या क्या कहा गया। देखिए इसने अपने आप को एक तो विंध्य, एक क्षण देखिए रेक्षावत कहा गया है, एक इसको परियात्रा कहा गया है, एक सह का है और एक महेंद्र कहा, और एक अन्य पर्वतों का स्वामी अपने आप को वह घोषित करता है। ठीक है, तो विंध्य ये सारे के सारे पर्वतों के नाम है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ तक इसका साम्राज्य था, इसलिए इसको ये उपाधियां दी गई है। ठीक है, देखिएगा अब इसकी छठी जो उपाधि है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्रम चारु विक्रम। देखिए कितना अच्छी उपाधि है, वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम कहा। इसका अर्थ ये होता है जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह थी। यानी कि जैसे जो हाथी चलता है कितने मदमस्त तरीके से चलता है वैसी इसकी चाल थी, इसीलिए इसको वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम कहा गया है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। किसे, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। तो डियर फ्रेंड्स ये 7 इसकी उपाधियां थी, तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट शासक था, यानी जिसने अपनी सीमाएं हैं पश्चिम में तो आप अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तक इसकी सेनाएं थी, तो साम्राज्य था, तो इसलिए इसकी इतनी उपाधियां थी। ठीक है, अब देखिएगा आगे इसके बारे में अगर बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो माता थी ये बलश्री थी। और ये बलश्री जो माता थी ना, उससे जो नासिक का अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी अपनी जो माता बलश्री से पूछ कर शासन चलाता था। यानी कि अपने जो भी शासन चलाता था वो अपनी माता से पूछ के ये शासन चलाता। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी माता भी बहुत पराक्रमी एक लेडी थी जो साम्राज्य के अंदर हिस्सा लेती, यानी कि प्रशासन को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाती थी। तो कहने का मतलब है ये जो सातकर्णी था ना,
गौतमीपुत्र ये अपनी माता यानी कि बल से पूछकर शासन को चलाता था। ठीक है, तो आप देखना, आप जो मूवी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो जो भी काम करता था ना पहले अपनी माता से पूछता था और फिर बाद में ये काम करता था। ठीक है, तो आप देखना डियर फ्रेंड्स, ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप इस मूवी को देखोगे ना तो आपको पूरा का पूरा जो सातवाहन वंश की जो स्टोरी है ना वो अपने आप ही माइंड में ऐसे कैसे आपको माइंड में छप जाएगी और आपको ये बिल्कुल एक पिक्चर आपको याद रहेगी। ठीक है, और एक इसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा आगे अगर बात करें तो इसके अंदर जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय जो बौद्ध जो संघ थे ना, बौद्ध संघ थे, उन बौद्ध संघों को जो ग्राम यानी कि गांव दान में दिया जाता था और उस गांवों को क्या कहेगा, अजकालकीय कहा गया, यानी कि अजकालकीय कहा जाता था। तो अजकालकीय क्या था, जो सातकर्णी था, ये सातकर्णी जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध संघ होते थे, उन बौद्ध संघों को गांव दान में दिया जाता था, इसलिए इसको गांव को दान में दिया जाना क्या कहलाता था, अजकालकीय कहा जाता था। तो डियर फ्रेंड्स, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि अज कालकीय क्या होता था, अजकालकीय ये जो ग्राम थे, ग्राम दान यानी कि गांवों को दान में दिया जाता था बौद्ध संघों को। ठीक है, इसलिए उसको अजकालकीय कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ जो कार्ले के बौद्ध भिक्षुओं को, यानी कि जो कार्ले के जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी जो कजरंजक गांव दान में दिया था, यानी कि करंजक। ठीक है, ये गांव दान में दिया है उसको, किसको, इस गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को। ठीक है, अब देखिएगा ये जो गौतमीपुत्र था सातकर्णी था, अब आपको मैंने बताया था कि इनको डर कहाँ कहाँ था, इनको जो सातकर्णी जो वंश है, सॉरी सातवान वंश है, उसको एक तो पश्चिम से डर था। ठीक है, और एक पूर्व से डर, यानी कि पश्चिम से जो शक थे, शकों से डर था, और इधर पूर्व में कलिंग, जो कलिंग था और कलिंग के शासकों से उसको डर था। जो आपको मैंने पहला जो आपको उदाहरण बताया था कि जो हाथी गुम्फा के अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो कलिंग जो नरेश खारवेल है ना, जो सातकर्णी प्रथम को युद्ध में हराया था। तो ठीक है, तो दो से उसको क्या था, डर था। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय अब देखिए उनको और ज्यादा डर हो गया। एक तो शकों से तो था ही, इधर पल्लव से और यवनों से भी उसको डर होने लगा, यानी कि उत्तर के जो भी शासक थे उनसे भी उनको डर होना बहुत ही डर था कि ये भी क्या करते थे, यानी कि उस गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य को खतरा पहुंचा सकते थे, इसलिए उसको डर था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय क्या क्या खतरा था, एक तो शकों से खतरा था, एक पहलवों से और एक यवनों से खतरा था। ये उत्तर भारत के ये एक बर्बर जाति थी। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से अगर बात करें तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था ये बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति था। इसने क्या किया कि जो शकों का एक राजा था, शकों का राजा था नहपान, ये नहपान था, और ये नहपान किस वंश का शासक था, ये क्षहरात वंश का ये शासक था। इस नहपान को हरा दिया किसने, इस गौतमीपुत्र ने इसको हरा दिया और इसकी हत्या भी उसने कर दी थी। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के ने स्वयं को कृष्ण, बलराज और संकर्षण का रूप स्वीकार किया। कहने का मतलब है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है ना, जो शकों का एक शासक था, और ये शक राजा नहपान को युद्ध में हराया और उसकी हत्या कर दी। वैसे आपको पता है डियर फ्रेंड्स, ये शक इतने खतरनाक व्यक्ति थे कि ये बर्बर इतने थे कि उनको मतलब किसी भी व्यक्ति को मारना काटना इसका पेशा था इस जाति का। ठीक है, तो कहने का आगे जाके देखना डियर फ्रेंड्स, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी इन शकों से मित्रता करेगा, कहने का मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा, क्योंकि लास्ट में इसको भी डर होने लग गया कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर मेरे और मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तो वो आगे की बात है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा अब क्या होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को क्या कहा, कृष्ण,
बलराम और संकर्षण का। क्यों? क्योंकि इसने नहापान को युद्ध में हरा दिया उसने, यानी कि नहापान को पूरी तरह युद्ध में हराकर उसको उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसीलिए ये अपने आप को कृष्ण, बलराम और संकर्षण के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, अब देखिए सातवाहनों के सबसे पराक्रमी शासक, यानी कि सातवाहनों का जो सबसे पराक्रमी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहापान को हराकर सातवाहनों के प्रभाव को क्या कर दिया, पुनः स्थापित, प्रतिष्ठित कर दिया। यानी कि इतने पावरफुल जो जाति थी, एक शकों की जाति है, उसका एक बड़ा फेमस जो शासक था नहपान, उसको हरा दिया। उसको हराने से क्या होता है कि सातवाहन वंश है ना फिर से पुनः स्थापित यानी प्रतिष्ठित हो गया। चर्चा के अंदर आ गया कि अपनी शक्ति को पूरे दक्षिण भारत में उसने फैला दिया। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि सातकर्णी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की बातें हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिएगा, अब इसका जो पुत्र था यानी कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है, इस पुलवामी के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहले देखें तो इसका टाइम पीरियड 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक ये शासन करता है। और ये किसका पुत्र होता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्या पुत्र रहता है। ओके, इसकी भी उपाधि हैं, देखिएगा इसको एक तो महाराज की उपाधि, ये तो महाराज की उपाधि थी, और एक है दक्षिणापतेश्वर, यानी कि दक्षिणापतेश्वर भी कहा गया, यानी कि दक्षिण का ईश्वर इसको कहा गया है। ठीक है, तो गौतमी पुत्र पुलवामी की ये वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की ये उपाधियां थी, एक तो दक्षिणापतेश्वर और एक महाराज। ठीक है, और ये किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। अब देखते हैं आगे, देखिएगा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने आंध्र प्रदेश को पूर्ण रूप से विजित किया था। अब देखिएगा, पूर्ण रूप से विजित किया था, यानी कि पूरी तरह से इस गौतमी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने आंध्र प्रदेश पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। इसीलिए पूरी तरह अधिकार करने से इसको एक उपाधि दी गई थी, उसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम आंध्र सम्राट किसके कहा गया है? तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को कहा गया है। कहने का मतलब है कि इसने जो आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से जीत कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर ले, इसीलिए इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। तो ये आप याद रखना कि प्रथम आंध्र सम्राट किसे कहा गया है। आपको अगर ऑप्शन में है तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को करना है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे यही कहते हैं कि जो सातवाहन वंश में सबसे पराक्रमी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो वो टिक वहां पे लगाते। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रथम आंध्र सम्राट कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था, जो किसका पुत्र था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। ठीक है, अब देखिए वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के समय क्या क्या बातें होती है, क्या क्या निर्माण होते हैं। तो देखिएगा, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के समय में ही अमरावती का एक बौद्ध स्तूप था। ठीक है, बौद्ध स्तूप था, और इस बौद्ध स्तूप के चारों ओर उसने वेस्टिनी का निर्माण करवाया। देखिएगा, ये है आपका जो बौद्ध स्तूप है, और इसने चारों तरफ एक वेस्टिनी का निर्माण किया। वेस्टिनी का मतलब हो गया इसके चारों को तरफ इसको अलंकृत किया, संगमरमर के झरोके जालियां बनाई। ठीक है, अलंकृत के उसको आप वेस्टिनी कह सकते हो। ठीक है, तो ये काम किसके द्वारा किया गया? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के द्वारा किया गया। तो अमरावती आपको पता है। ठीक है, अमरावती किसकी राजधानी है? तो आप मेरे को अभी कमेंट करके बताना है कि अमरावती की है आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है कि आपके तेलंगाना की राजधानी। तो ठीक है, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेशन में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो बात हो गई, तो ये समझ में आ गया। तो प्रथम आंध्र सम्राट वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इसके समय में क्या बात हुई, यानी कि जो अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है, उस बौद्ध स्तूप में वेस्टर्नी का निर्माण किया, यानी कि इसके चारों तरफ जाली झरोके संगमरमर लगवाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। आगे देखें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या। ओके, चलो देखते हैं आगे। देखिएगा, गौतम पुत्र सातकर्णी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का विवाह शक शासक रुद्रदमन की पुत्र से करना चाहा, लेकिन वह विवाह नहीं हो सका। अब आपको मैंने बताया था, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसको हराया था?
उसने हराया था शकों के शासक नहपान को हराया था, और उसको कहीं न खतरा उत्पन्न हो गया था कि ये जो एक बर्बर जाति थी, ये बहुत ही खतरनाक जाति थी। ये मार काट में बहुत विश्वास करती, बिलीव करती थी, यानी कि अपना बदला लेना चाहती थी। इसीलिए गौतमीपुत्र क्या चाहता था कि अगर मैं इस जाति से मित्रता कर लूं, या मैं अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लूं, तो ये जाति क्या है कि इस जाति से खतरा कम हो जाएगा। यानी कि मेरे जो बेटे हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इसने चाहा कि मैं इसके विवाह कर लूं, लेकिन रुद्रदामन की लड़की से विवाह करना चाहता, अपने पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र कौन था, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी का। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि रुद्रदामन है ना, जो वशिष्ठ पुत्र पुलमामी को 2 बार युद्ध में हरा चुका था। इसीलिए एक हारा हुआ व्यक्ति कैसे इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने क्या किया, इसकी जो रुद्रदमन की लड़की है उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसको खतरा था, आगे खतरा ये था कि हो सकता है कि मेरे पुत्रों को ये जो शक शासक हैं, ये कहीं ना कहीं इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसीलिए अपने आप को सेव करने के लिए उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहा, लेकिन जो वशिष्ठ पुत्र था ये इससे इनकार कर देता है, क्योंकि जो रुद्रदामन से 2 बार युद्ध में हार चुका था। ठीक है, इस कारण वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने विवाह से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन आपको पता है आगे जाकर सफलता किसको मिलती है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को ही मिलती है, क्योंकि इसका एक पुत्र था। यानी कहने का मतलब है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का एक भाई था, उस भाई का नाम था शिव श्री सातकर्णी। ठीक है, तो शिव श्री सातकर्णी का विवाह रुद्रदामन की लड़की के साथ विवाह स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि शिव श्री सातकर्णी भी किसका पुत्र था, गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था। ठीक है, और वशिष्ठ पुत्र पुलमामी भी गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही पुत्र था। ठीक है, तो सातकर्णी वशिष्ठ पुत्र जो पुलवामी है, इसका विवाह है नहीं हो सका, लेकिन इसका भाई था शिव श्री सातकर्णी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हो जाता है। अब आपको पता है अगर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो अब सातवाहन वंश और भी मजबूत हो गया। ठीक है, क्योंकि अब तो आपको पता है कि अब तो क्या है कि शक और दोनों क्या हो गए, वैवाहिक संबंध, यानी कि दोनों का जो संबंध है वो मित्रवत हो गए। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही जो यहाँ का जो रुद्रदामन का क्या होता है, मृत्यु होती है, तो रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात जो रुद्रदामन का जितना भी साम्राज्य था वो सातवाहन वंश के शासकों के अधीन हो जाता है, और सातवाहन वंश फिर से एक महाशक्ति उभर कर आती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो पुलवामी जो बाद में जो इसका जो अंतिम शासक था पुलवामी थर्ड के पश्चात क्या होता है कि जो सातवाहन वंश है अनेक वंशों में बढ़ जाता है, अनेक भागों में बढ़ जाता है। एक जैसे पल्लव वंश, इक्ष्वाकु वंश है, ठीक है, वाकाटक वंश है, ये अनेक राजवंशों में विभक्त हो जाता है। तो हम आगे बात करेंगे, डेफिनेट देखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं जो शिव श्री जो सातकर्णी है, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा यही करेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड था 154 ईस्वी से लेकर 165 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है, और ये किसका दामाद रहता है, यानी कि रुद्रदामन का दामाद होता। तो इसको इतना ही याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी की अगर बात करें तो यज्ञश्री सातकर्णी का जो टाइम पीरियड था 165 से लेकर 194 ईस्वी तक शासन ये करता है, और ये अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। कहने का मतलब अंतिम शासक नहीं था डियर फ्रेंड, ये अंतिम इम्पोर्टेंट राजा था। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितने भी शासक हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा था, अंतिम था। लेकिन इसके पश्चात जो भी शासक हुए वो बिल्कुल निर्बल कमजोर शासक हुए, और इसकी मृत्यु के पश्चात जो भी शासक हुए ना, वो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे यानी कि सातवाहन वंश कमजोर होता चला गया, फिर अनेक वंशों में विभाजित हो जाता है। वैसे मोस्टली अगर देखें तो अंतिम राजा कौन था, पुलवामी थर्ड है। ठीक है, ये पुलवामी थर्ड है। ठीक है, तो इसको इतना ही याद करना है, इसके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अब पहले हम इस यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा,
पहली बात, अंतिम महत्वपूर्ण राजा। दूसरी बात, रुद्रदमन की मृत्यु के पश्चात उसके विजित, मैंने अभी कहा ना कि रुद्रदमन की मृत्यु के पश्चात क्या होगा, रुद्रदमन की मृत्यु के पश्चात जो शकों का जितना भी राज्य था वो यज्ञ श्री सातकर्णी के राज्य में मिल जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में समुद्री व्यापार अधिक होते थे, यानी कि जो यज्ञ श्री सातकर्णी के समय में जो विदेशी व्यापार यानी कि विदेशी जो ट्रेड होता बहुत ही ज्यादा होता था। इसके सिक्के भी जो जलयान की आकृति मिलती है, यानी कि इसके सिक्कों पर जलयानों की आकृति मिलती है, इससे पता चलता है कि ये व्यापार में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था और वह दूसरे देशों के साथ क्या करता था, ट्रेड करता था, व्यापार करता था। ठीक है, तो इसको इतना याद करना है। ओके, अब हम बात करते हैं जो पुलवामी थर्ड है, ये अंतिम राजा था। ठीक है, इसको आप इतना याद रखना। लेकिन अब आगे देखते हैं, देखिएगा देखिए, यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, यानी कि इसकी बात करें, यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात सातवाहन साम्राज्य अलग अलग भागों में टूटना प्रारंभ हो गया, जिसमें अनेक राजवंशों की क्या होती है, स्थापना होती है। देखिएगा, अब ये अनेक राजवंश कौन कौन से, इसको आप देखिएगा। देखिए, आपको पता है उत्तर में तो देखिएगा वाकाटक वंश, जो आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी का जो एमपी और विदर्भ का जो क्षेत्र था, उसमें तो ये जो सातवाहन वंश है किस में टूटा, किस वंश में टूटा, वाकाटक वंश में टूटा। ठीक है, इसके पश्चात जो आप पूर्व पश्चिम में आ जाएगा, पश्चिम में महाराष्ट्र ले लीजिएगा और मैसूर के मध्य ये कौन सा वंश है, ये कुंतक वंश हो जाता है, यानी कुंतक वंश बनता है इस सातवाहन वंश से टूटकर। लेकिन इस कुंतक वंश पर कहीं ना कहीं वाकाटक वंश के राजाओं का ही आधिपत्य था। ठीक है, तो देखिएगा, उत्तर में तो वाकाटक वंश, पूर्व में पश्चिम में आपका कुंतक वंश, साथ ही अगर देखें तो आप पश्चिम में अगर देखें प्रतिष्ठान, यानी कि जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर इक्ष्वाकु वंश बनता है। ठीक है, इसके साथ ही जो दक्षिण तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहां पर जो पल्लव वंश बनता है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि ये कम से कम 4-5 वंशों में टूटकर ये अलग अलग वंशों में विभक्त हो जाता है आपका कौन सा, सातवाहन वंश। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे वाकाटक वंश के, जो कुंतक वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, ठीक है, पल्लव वंश, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसके भाग हैं आपको याद रखना है, ये सातवाहन वंश के ही भाग है। ठीक है, और जो यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात ये क्या है, ये पूरा जो राजवंश है सातवाहन वंश, ये कमजोर हो जाता है और अनेक राजवंशों में विभक्त हो जाता है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, मेरे को पता है। ठीक है, अगर डियर फ्रेंड्स अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। देखिएगा, आजकल आप ना कमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही ना जो आप अपने इसी चैनल के जो लिंक है उसको भी अपने फ्रेंड सर्किल में लिंक को शेयर नहीं करें। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस जो चैनल है इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे और कुछ बातें हम देख लेते हैं इसके बारे में, इस वंश के बारे में, क्योंकि आज हम पूरा सातवाहन वंश कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अब ज़्यादा नहीं है डियर फ्रेंड्स, आ गया। ठीक है, एंड होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले हम प्रशासनिक की व्यवस्था की बात अगर करें सातवाहन वंश की, देखिए सातवाहन वंश की प्रशासनिक की व्यवस्था अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था के समान थी। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो सातवाहन वंश का जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये अशोक का जो प्रशासनिक व्यवस्था वैसे सेम था। तो आपको मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है कि अशोक का जो प्रशासन था वैसा ही सातवाहनों का प्रशासन, यानी कि यहाँ तक चला आया, यानी कि सातवाहन वंश का प्रशासन अशोक के समान ही था। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, सातवाहन वंशों ने ग्रामदान और बौद्ध भिक्षुओं के लिए कर मुक्त रखा। आपको पता है, मैंने बताया कि जो ग्रामदान भी, यानी कि गांवों को दान में देते बौद्ध भिक्षुओं को, और जो बौद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त रखा, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं से टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, साथ ही सातवाहन वंशों में भूमि दान भी करते थे, यानी कि भूमि को दान दिया जाता था। साथ ही सामंतिक लक्षण थे, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सेमुक था ना, कर्ण वंश के शासकों का ही सामंत था। तो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी सातवाहनों में, और भूमि दान दिया जाता, ग्राम दान दिया जाता, बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त रखा जाता था। ठीक है,
और साथ ही उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था के समान थी। तो ये तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब हम आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति में देखिए क्या है कि आंध्र प्रदेश में कपास की खेती बहुत अधिक होती थी, यानी कि सातवाहन वंश के समय जो कपास की जो खेती होती थी ना वो आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा। लेकिन आज वर्तमान में आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में आज वर्तमान में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? तो फ्रेंड आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कपास, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गेहूं और फोर्थ ऑप्शन आपका चावल। तो आप मेरे को बताना कि कौन से फसल यानी कौन सी कृषि बहुत ज्यादा होती है आज वर्तमान में। लेकिन सातवाहन वंश में सबसे ज्यादा किसकी होती थी? कपास की खेती होती थी। अब देखते हैं, रोमन और सातवाहन वंश दोनों के सिक्के एक ही जगह मिले, कहने का मतलब है रोमन और सातवाहन वंशों के जो सिक्के हैं ना वो एक ही जगह। इसका मतलब क्या होता था कि बाहर ट्रेड होता था, व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार किया जाता एक दूसरे के साथ, यानी रोमन और सातवाहन वंश आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि जो सातवाहन वंश में जो सिक्के हैं यानी कि जो शीशे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के मिले हैं। इसके साथ साथ ही देखिए और किस किस के सिक्के मिले हैं, यानी कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन, ये डिफरेंट प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन के सिक्के हैं। ठीक है, प्रोटीन के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और कांसे के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक बहुत ही फेमस जो पोर्ट था यानी कि जो भड़ौच आपको पता है क्या है? गुजरात में। तो ये पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, यहाँ से ज्यादा बहुत ही व्यापार होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, तो ये भड़ौच बंदरगाह आप याद रखना, क्योंकि उस समय भड़ौच बंदरगाह बहुत ही अच्छा फेमस यानी कि इंटरनेशनल जो पोर्ट था। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी आर्थिक। अब देखिए सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो देखिए सामाजिक स्थिति में क्या बातें हैं, देखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चातुर्ण वर्ण यानी कि चातुर्य 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मतलब बौद्ध सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कर्म के आधार पर जो 4 वर्ण थे उस चातुर्य वर्ण को दोबारा से स्थापित किया। किसने? इस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। क्योंकि इसके समय क्या था कि वर्ण संकर था। वर्ण संकर आप जानते हो, ये काला गोरा, ठीक है, तो ये काला गोरा था, तो ये काले गोरे को भेद को उसने समाप्त किया और दोबारा से क्या किया उसने मतलब चातुर्वर्ण यानी कि 4 वर्ण व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे सांस्कृतिक व्यवस्था। देखें तो सांस्कृतिक स्थिति में देखें तो सातवाहन वंशों ने दक्कन महाराष्ट्र में चैत्य और विहारों की स्थापना की गई। यानी कि सातवाहन वंशों ने जो दक्कन है, दक्कन और मराठा में जो चैत्य और विहार, जो बौद्ध भिक्षु जो रहते थे वो विहारों में रहते थे और पूजा पाठ करते थे चैत्यों में। तो ऐसे चैत्यों और विहारों की स्थापना किसने? सातवाहन वंश शासकों ने की, दक्कन और महाराष्ट्र में। इसके साथ ही अगर देखें तो पश्चिमी दक्कन में कारले की गुफा का वर्णन भी मिलता है, यानी कि गुफा का वर्णन मिलता है सातवाहन वंश में। साथ ही स्तूपों यानी स्तूप में आपको पता है अमरावती जी को इस स्तूप जहाँ पर उसने वेस्टिनी यानी कि जो उसको अलंकृत कराया था, संगमरमर के जाली झरोके लगाए थे। ठीक है, तो इसका पता सबसे पहले 1797 में जो मैकेंजी था, मैकेंजी के द्वारा इसका पता चला है। ठीक है, इसके साथ ही जो सातवाहन वंश की जो भाषा थी वो लैंग्वेज कैसी थी? प्राकृत थी और उसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो आज वर्तमान भारत की है देवनागरी, तो उस समय सातवाहन वंशों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी और भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा अपनी चरम सीमा पे थी। और उस समय में जो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, यानी कि 2 शाखा थी, हीनयान और महायान। तो जिसमें महायान जो शाखा थी वो अपने चरम सीमा पे थी, यानी कि इस महायान शाखा का बोलबाला उस समय ज्यादा था सातवाहन वंश में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने पूरा का पूरा जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश को कवर कर लिया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपने जो टीके स्टडी क्लासेस है
इस टीके स्टडी क्लासेस के जो चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स जो सब्सक्राइब है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन आता है फ्रेंड्स, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब कौन सा टॉपिक रहेगा वो हम कल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कल आपके पास एक वीडियो आ जाएगा, ज़रूर आएगा, एक नया टॉपिक लेके मैं आपके पास ज़रूर हाजिर हूँगा। तो तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।